मैटर होना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम फिर गौ आधारित खेती करते हैं। गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, इन सारी चीज़ों को खेतों में डालते हैं तो उनसे सारे खादों की, पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इस तरह अपन गन्ना तैयार करते हैं पूर्णतः जैविक रूप। पूछना चाहूंगी, जैसे कि गन्ने की 2 किस्में होती हैं, अनुमोदित और नई उन्नत किस्में होती हैं, तो सबसे अच्छी किस्म कौन सी होती है? देखिए, नई जो किस्में हैं वो भी अच्छी हैं और उनमें कुछ पुरानी किस्में हैं वो भी गुड़ के लिए बहुत अच्छी। गुड़ के हिसाब से हमें शुगर केन लगाना होता है, जिसमें हमारे पास जैसे 3-4 वैरायटी हैं। एक है कोलक, बहुत बेहतर गुड़, बहुत अच्छा गुड़ बनता है। तो गुड़ के हिसाब से वैरायटियाँ हमने चुन के कुछ लखनऊ गन्ना अनुसंधान से, कुछ करनाल गन्ना अनुसंधान से यहाँ से अपने लेके आए, फिर लगाए। बिल्कुल। अरविंद जी से पूछना चाहूंगी कि गन्ने की खेती करने के लिए सबसे उत्तम जो बीज होता है वो कौन सा होता है? और उसमें से हमने जो चयन किया, शुरुआत में हमने बहुत सारी किस्में लगाई, लेकिन धीरे धीरे हमको कुछ समझ आया तो हमने उसमें से कुछ किस्में हटा दी और बाकी की किस्में ये हैं। बीज हमको नरसिंहपुर भी मिल जाता है। अपना जो भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है, हमारे अभी तक अधिकांश बीज सभी वहीं के हैं और जो हमारा गुड़ बनाने का जो संयंत्र है वो भी वहीं से अनुबंधित है। उन्हीं के प्रक्रिया के हिसाब से हमने बनाया। अच्छा, गन्ने के लिए जो सबसे अच्छा हिस्सा होता है वो गन्ने का निचले का अगर हम 2 या 3 फीट छोड़ दें और उससे ऊपर के गन्ने को बीज के रूप में इस्तेमाल करें तो उसका जर्मिनेशन में थोड़ा समय लेगा। हम निचला हिस्सा हटा देते हैं जब बीज के लिए उत्पादन करते हैं और फिर ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। मैं कहना चाहूंगी कि भारत के प्रधानमंत्री राहत पैकेज में गरीब और श्रमिक नागरिकों के लिए जो देश के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके गति के लिए, विकास के लिए कार्य कर रहे हैं वो है। और इस योजना के अंतर्गत लघु और कुटीर उद्योग, मजदूर, किसान आदि पर विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। अगला मैं प्रश्न करना चाहूंगी रामदीन जी से कि गन्ने की जो बुवाई होती है वो क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? देखिए, गन्ने की बुवाई साल में 2 बार होती है। एक तो अक्टूबर नवंबर में होती है जिसको अपन शरदकालीन बुवाई कहते हैं। दूसरा फरवरी मार्च में जिसको बसंतकालीन कहते हैं। गन्ना बोने से पहले खेत की बढ़िया तैयारी की जाती है, गहरी जुताई करके उसमें फिर गोबर का खाद या अपन घन जीवामृत ये सब मिला के बढ़िया खेत तैयार करके अच्छे तरीके से उसके बाद उसमें बीज लगा देते हैं और बीज लगाने के बाद उसको पानी लगा देते हैं। ये प्रक्रिया है बीज लगाने की। बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम जवाब दिया आपने। दर्शकों, किसान वो है तपती धूप, कड़कड़ाती बिजली और तेज बारिश में कभी हार नहीं मानता, देर रात तक सोता और सुबह जल्दी उठ जाता, कभी नींद नहीं मांगता। वो थक जाए तो थम ना जाओ आप, वो देश का जो विकास है किसान ही करता है। तो आगे मैं शिकरवार से पूछना चाहूंगी कि गन्ने के लिए सबसे जो उत्तम मिट्टी होती है वो कौन सी होती है और सबसे ज्यादा फसल किस में ज्यादा उगती है, कौन सी मिट्टी में? गन्ने के लिए सबसे ज्यादा काली मिट्टी उपयुक्त मानी गई है। अगर वो थोड़ी सी ज्यादा भुरभुरी हो तो और भी बढ़िया होती है। और गन्ना, वैसे ये गन्ने का तो थोड़ा सा अगर कोई भी किसान गन्ने के साथ मित्रता कर ले, जैसे हमारे बड़े भाई की मित्रता है, ये हम इनको गन्ने का दोस्त कहते हैं, तो ये तो किसी भी मिट्टी में गन्ना पैदा कर लेते हैं, अच्छा उत्पादन ले लेते हैं, क्योंकि इनका एक वो है, ये सुबह शाम देखते रहते हैं कि गन्ने की क्या प्रवृत्ति में बदलाव हो रहा है, कहीं कोई फंगस तो नहीं आ रहा, और उसके हिसाब, उसके अनुकूल जो भी जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी अर्क या किसी भी प्रकार का पंचगव्य अर्क होता है उसका स्प्रे हम लोग करते रहते हैं। तो गन्ने में 2-3 चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए आदमी, किसी को भी जो गन्ने की बुवाई कर रहे हैं। एक तो गन्ने को जितना लोग कहते हैं पानी की खेती, गन्ना उतना पानी की खेती नहीं है। त्यागी जी ने पिछले 3 सालों में अपने अनुभव से करीबन 50 से 55% जो सामान्य रूप से पानी लगता है उसमें कमी लेके आए। हम आज की डेट में कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो गन्ने का उत्पादन हो रहा है उसमें हम
जितना जो सामान्य तौर पर किसान जो पलेवा सिंचाई से या फ्लड इरिगेशन के साथ करता है उसकी अपेक्षा हम 50% कम पानी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि जानकारी के लिए मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया है, जिसमें 3 महीने तक लोन चुकाने की जरूरत नहीं है। और आगे में हम बात कर रहे थे गन्ने की खेती की, तो मैं पूछना चाहूंगी रामदीन जी से कि जो गन्ने की खेती होती है उसकी हम देखभाल कैसे करते हैं, किस प्रकार की जाती है ताकि फसल को नुकसान ना हो। देखिए, जैविक खेती में खास करके कीट पतंगों की देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है। वो समय समय पे आप उसके लिए 8 दिन में छिड़काव करना पड़ेगा, तो वो जैविक तरीके से पत्तियों का जूस निकाल के इस तरह से उसका अर्क बना के फिर उनका छिड़काव करें। एक कीट पतंग का अगर कर लें तो गन्ने में और ज़्यादा कोई बीमारियां आती नहीं है। दूसरा, गन्ने के साथ हम इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं, तो इंटरक्रॉपिंग की वजह से गन्ने में उर्वरों की पूर्ति वो दूसरी फसलें करती हैं। जैसे कि दलहनी करते हैं तो दलहनी फसलों में उनकी जो जड़ों में गठाने बनती हैं, उनसे नाइट्रोजन मिलता है। नाइट्रोजन वो अपने आप को भी लेती हैं और दूसरी फसल जैसे गन्ना है अपना बगल से, तो उसको भी नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। इस तरह से इंटरक्रॉपिंग करके हम फसल में कीट व्याधि को करीब 80% तक हम बचा सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और अरविंद जी से पूछना चाहूंगे कि सिंचाई की क्या व्यवस्था रहती है? इसमें असल में सिंचाई के लिए हम लोग अभी हमारे पास जितना है उसमें थोड़ा सा अभी हमने रिंग पिट मेथड का इस्तेमाल किया है। बाकी हमारा पूरा ट्रेंच है। तो ट्रेंच में इस तरीके से रहता है, ऐसे ये गन्ना है इस पे और ये नालियां हैं, तो हम इसमें एक नाली छोड़ के पानी देते हैं, जिससे कि एक तरफ से गन्ने को पानी मिले और दूसरी तरफ से उसकी जो जड़ें हैं वो हवा ले सके। क्योंकि किसी भी मनुष्य को जिस तरह से हवा और पानी दोनों की जरूरत है, इसी तरह पौधे की जड़ों को भी जरूरत है। तो हम कभी फ्लड इरिगेशन नहीं करते। हम इन नालियों के किनारे हमारा एक नाली बनी होगी, उसको खोल देते। अगली बार हम जिन नालियों को इस बार छोड़ा है उनमें अगली बार पानी देंगे, जिनमें इस बार दिया है उनको छोड़ देंगे। तो एक तरफ से पानी, एक तरफ से हवा, ये हमारा अभी तक का मेथड है। रिंग पिट में कुछ ज्यादा वो नहीं होता, उसमें गड्ढे होते हैं, तो हम गड्ढों को एक गड्ढों के बीच में एक दूसरे को जोड़ती हुई पतली सी नाली होती है, उसके द्वारा रिंग पिट में भरते हैं। और इसमें जो खाद उर्वरक का क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह की खाद उपयोग की जाती है? हम अभी तक जो कर रहे हैं, पहले जैसे त्यागी जी ने बताया कि हमने पहले गोबर की खाद डाल दी और घनजीवामृत डाल दिया। इसके बाद अपने खेत को पूरा अच्छा भुरभुरा जोत लिया और ट्रेंच विधि से गन्ना बो दिया। उसके बाद जब गन्ना हमारा बड़ा हो गया तो गन्ने में जब भी हम पानी देंगे तो हमारे हर पानी के साथ जीवामृत जाता है। जीवामृत गौमूत्र, गोबर और गुड़ और किसी भी दाल का पाउडर और थोड़ी सी ह्यूमस वाली मिट्टी, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे, इस सब का एक घोल तैयार होता है 7-8 दिन में। हमारे हर पानी के साथ वो जाता है। तो जीवामृत जो है वो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, जीवाणुओं की, मिट्टी के भीतर जो भी हमारे सूक्ष्म पोषक जीवाणु हैं उन सारी चीजों की पूर्ति करता है। और वो लगभग मैं मानता हूँ वो वास्तव में अमृत है। उसके बाद हमको किसी अन्य खाद की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब। दर्शकों, आत्मनिर्भर बनना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हमारे जो अभियान के लाभार्थी रहे, हमारे किसान, गरीब नागरिक, काश्तकार, मध्यम वर्गीय लोग, असंगठित, संगठित कार्य जो कर रहे हैं वो लोग, और इसके साथ ही उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है। फैक्ट्री से जुड़े लोग 3.8 करोड़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े लोग 4.5 करोड़। और इसके साथ हम रामदीन जी से और उनके जो साथी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो गुड़ की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह से गुड़ बनाते हैं और किस तरह से वो मुनाफा कमाते हैं। तो मैं शिकरवार से पूछना चाहूँगी कि आप कितने प्रकार के गुड़ बनाते हैं? हम 20 से ज़्यादा गुड़ बनाते हैं, 20 प्रकार से अधिक गुड़ बनाते हैं। और जिसमें कि सादा गुड़ है, सौंठ गुड़, अजवाइन गुड़, आंवला गुड़, मीठा नीम, कच्ची हल्दी, धनिया, सौंफ गुड़, जीरा गुड़, गोंद गुड़, ड्राई फ्रूट्स का गुड़, मसाला गुड़, औषधीय गुड़ और एलोवेरा गुड़, चॉकलेट गुड़। इस तरीके से और भी 1-2 नाम हैं जो जिनके हम, मेथी गुड़, डायबिटिक लोगों के लिए हमने मेथी गुड़ में हमारे प्रयोग बहुत सफल हुए। तो करीबन हम 20 तरह के गुड़ बनाते हैं। तो पूरा वो जो प्रक्रिया है उसकी जो शुरुआत से और वो सब त्यागी जी के निर्देशन में चलती है। जब इंग्रेडिएंट्स और इसकी पैकिंग और ये सारी चीजें, मार्केटिंग, ये सारी चीजें, ये मैं देखता हूँ।
रामदीन से पूछना चाहूंगी कि मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो इतने जो आप यहाँ पर जो गुड़ रखे हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किस में मेहनत लगती, कौन से गुड़ बनाने में, कौन सा वाला गुड़? देखिए मेहनत तो सारे गुड़ों में लगती है। कुछ फ्लेवरों को मिलाने में मेहनत लगती है, कुछ उनको सांचों में ढालने में भी ज्यादा मेहनत लगती है। मेहनत लगभग सब में बराबर लगती है, बस फ्लेवर बनाने के ऊपर है, कौन सा बनाना है, कितना डालना है, कितनी मात्रा डालनी है। जैसे कि अपने तिल का बनाया तो तिल कितनी मात्रा में डालना है, ये देखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर तिल अधिक हो गया तब भी वो ठीक नहीं लगेगा, और अगर कम रह गया तब भी वो ठीक नहीं लगेगा। बिल्कुल। यहाँ पर जो लगे हुए सारे गुड़ हैं, उनमें से मैं एक गुड़ को लेती हूँ, और ये है ड्राई फ्रूट गुड़। और इस गुड़ को बनाने में काफ़ी समय लगता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। तो मैं रामदीन जी से पूछना चाहूँगी कि ये जो गुड़ है, तो जो गुड़ को बनाने में क्या प्रोसेस इसका होता है, किस तरीके से आप शुरुआत करते हैं गुड़ की? जी, शुरुआत तो गन्ने से ही करते हैं। खेत से गन्ना लाया जाता है, जिसको ठीक तरह से सफाई करके छीला जाता है। उसके बाद क्रेसिंग किया जाता है अपने क्रेशर पे। क्रेशर के क्रेसिंग करने के बाद उसके जूस को करीब 3 जगह फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद अपने जो कूलिंग पे, वो क्या नाम है, हीटिंग पैन है, गर्म करने की कढ़ाई, उनमें डाला जाता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप 4 कढ़ाई हैं, उनमें चारों में अपन उसकी सफाई के लिए केमिकल का यूज नहीं करते हैं। एक देसी भिंडी आती है जिसको नेचुरल प्रोसेस कहेंगे, तो उसके भिंडी का जूस अपन डाल के उसकी मेले की सफाई करते हैं। तो केमिकल रहित रहता है अपना गुड़। उसके बाद उसको जब पक जाता है, करीब 100-110 डिग्री सेल्सियस पे जब तापमान हो जाता है, तो हमारा गुड़ पक जाता है। उसके बाद उसको कूलिंग पैन में निकालने के बाद अपने मोल्डिंग फ्रेम है स्टील के, उन मोल्डिंग फ्रेमों में जमाया जाता है। उसके 10-20 मिनट बाद वो मोल्डिंग फ्रेम निकाल के और अपना गुड़ निकल जाता है। अच्छा, जो गुड़ बनाने की जो अभी प्रक्रिया आपने बताई है, तो वो क्या हम पुरानी पद्धति में इससे बना रहे हैं या कुछ नई टेक्नोलॉजी इसके लिए आई हुई है? देखिए, कुछ पद्धति तो पुरानी ही है। पहले जब और पहले पुरखे बनाते थे तो वो कभी केमिकल का यूज नहीं करते थे, तो वो पद्धति तो हमारी पुरानी है। हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं। बस नई टेक्नोलॉजी ये है कि पहले 20 किलो या 50 किलो के बड़े बड़े ठेले बनाए। पहले केवल गुड़ बनता था, अब हमने फ्लेवर के गुड़ बना दिए हैं, जिससे कि धीरे धीरे क्या है कि गुड़ को छोड़ रहा था आदमी, खाना छोड़ रहा। जैसे कि चॉकलेट का बनाया हमने, बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया और बच्चे गुड़ खाना सीख गए उससे। तो इस तरह से अलग अलग फ्लेवर बनाए तो लोगों ने उसको गुड़ को खाना शुरू किया। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग गुड़ खाएं, जिससे कि स्वास्थ्य उनका ठीक रहे। इस उद्देश्य से हमने फ्लेवर भी बनाए और अच्छा गुड़ बनाया। तो मैं शुक्रवार से जानना चाहूँगी कि जो गुड़ हम लोग बनाते हैं जैसे, तो उसमें कितने लोगों का सहयोग लेना पड़ता है आप लोगों को? ये तो करीबन नहीं तो हमारे हमेशा जब भी आप आएंगे तो करीबन 6 से 8 साथी, और जो आसपास के क्षेत्र से जो कुछ महिला साथी रहती हैं जो दैनिक रूप से आती हैं वहाँ पे, तो हमारे 6 से 8 परमानेंट साथी रहते हैं गन्ने के खेत में। उसके बाद 2 या 3 लोग ट्रॉली में, ट्रैक्टर पे मान लीजिए, 3 से 4 लोग क्रेशर पे मान लीजिए, तो 4-3 7 और ये 12-13 लोग तो ये हो गए। और इसके अलावा 12-13 लोग और करीबन हमारे यहाँ 20 से 25 लोग इस पूरी प्रक्रिया में निरंतर लगे रहते हैं, और हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 27 हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इनमें से जितने भी ये सब गुड़ रखे हुए हैं, तो इसमें से जो मैं गोंद के गुड़, हाँ आपने बड़ा अच्छा गुड़ चुना। हाँ। क्योंकि मैं जब भी गोंद के गुड़ की कोई प्रोसीजर की बात करता है तो मुझे हंसी आती है। हाँ। असल में गोंद को हम देसी गाय के, जो हमारा वैदिक तरीके से घी बनाते हैं, हमारे पास देसी गाय हैं क्योंकि हमारी पूरी कृषि गौ आधारित है, तो उसको गोंद के गुड़ को उसमें भूनना पड़ता है, और जितना गोंद है उतना ही वो घी पीता है। और उसको आप एक मुट्ठी से ज्यादा नहीं डाल सकते कढ़ाई में, चाहे कितनी भी बड़ी कढ़ाई हो, नहीं तो वो चिपक जाएगा एक दूसरे से। तो वो धीरे धीरे फूलेगा, धीरे भुनेगा, तो करीबन 2 से 3 किलो गोंद को भूनने में 1 से 1.5-2 घंटा लग जाता है, और 3 लीटर घी पी जाता है वो। और उसके बाद फिर एक निश्चित टेम्परेचर पे जब गुड़ की फिटाई हो जाती है, तो फिर हम उसको, फिर गोंद को उसमें डालते हैं और फिर ऊपर से थोड़ा सा घी और डालते हैं।
तो ये हमारा मुझे लगता है कि सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक गोंद के गुड़ की है और ड्राई फ्रूट्स की है। वैसे तो हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैनुअल तरीके से ही प्रोसेस करते हैं, बहुत ज्यादा मशीन का प्रयोग नहीं करते। लेकिन हाँ, गोंद के गुड़ में आपने जो कहा कि अच्छा, इसका फायदा ये है कि गोंद के अपने आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हमको जो रिस्पांस मिला लोगों से वो ये सबसे ज्यादा मिला कि जिन लोगों को शरीर में जोड़ों के दर्द थे, कमर के दर्द थे, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, उन्होंने जब ये खाया गोंद का गुड़ तो उनके रिस्पांस बहुत अच्छे आए। उन्होंने कहा हमको इससे बहुत फायदा मिला है। आयुर्वेद में भी गोंद को इस तरीके की चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और माहवारी मतलब जब प्रसूति की महिलाएं जो होती हैं उनके लिए जो भी लड्डू बनते हैं, जिनको हम बिस्वार के लड्डू बोलते हैं, गोंद है जो जंगलों से आया। हमारा गोंद भी यहाँ का नहीं, हम लोग जंगलों से मंगाते हैं। जो हमारे आदिवासी साथी हैं, वो इसकी व्यवस्था करते हैं। तो गोंद आया तो गोंद हल्का सा लाल लाल होगा। जब आप उसको एकदम पहले कूटेंगे, एकदम सूखा होना चाहिए, गीला होगा तो नहीं काम करे। कूटने के बाद जब उसके छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, जब आप उनको डालेंगे तो एकदम सफेद साबुदाने की तरह फूल के बाहर निकलने लगते हैं। वो प्रक्रिया है। फिर जब आप उसको उसमें कढ़ाई में चम्मच चलाएंगे तो वो एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। अगर वो चिपकेंगे तब तक आपको भूनना है। जब वो अलग होने लगे तो एकदम भुरभुरा बूरे जैसा हो जाए, तब आप से चिपकेगा। हमारे गोंद का गुड़ कभी दाढ़ से नहीं चिपकता। बहुत बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद है ये। दर्शकों, यहाँ पर जितने सब ये यहाँ पर जो गुड़ लगे हुए हैं यहाँ पर, और इनके अलग अलग बनाया जाता है ये गुड़, ये भी काफी कठिन प्रक्रिया है। इसमें लौंग है, उन्होंने कोरोना के उस समय में बनाया। जैसे ही शुरू किया लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। इसमें लौंग है, दालचीनी है, छोटी पीपल है, और इलायची है, काली मिर्ची है, और आपके डोड़ा है। ये करीबन 5-6 जो मसाला किस्म की जो औषधि हैं, हमने इनको पहले अच्छे बारीक कूटा खलबत्ते में, और उसके बाद इनको बहुत थोड़ा सा घी डाल के हल्का सा रोस्ट किया, और रोस्ट करने के बाद अपने गुड़ में इनको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने इसमें घी डाला और फिर इसको अपने सांचों में ढाल लिया और उसके बाद निकाला। तो इसको जब हमने खाया तो ये वाकई में जैसा हम सोच रहे थे उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बना। इसकी जो खुशबू है, तो हम जब इसके डब्बे को खोल देते हैं, जब इसकी पैकिंग कर रहे होते हैं, तो हमको बाकी के फ्लेवर्स की उतनी खुशबू नहीं आती, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी महक होती है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें डली हुई हैं। तो हम जो अपने दैनिक जीवन में मसाले खाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब्जियों में भी, तो हम दूध के साथ इसको खा सकते हैं। गोंद के गुड़ को, इसके मसाले के गुड़ को हम इसको सुबह खाली पेट खा सकते हैं। और सर्दियों में ये माउथ फ्रेशनर के साथ साथ इसने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी बहुत अच्छा काम किया। तो रामदीन जी से मैं जानना चाहूंगी, ये जो मसाला गुड़ है आपके निर्देशन में बनाए जाते हैं सारे गुड़, तो इसमें कौन कौन से मसाले मिलाए जाते हैं? इसमें काली मिर्च है, दालचीनी है, सौंफ है, इलायची है, छोटी बड़ी दोनों इलायचियां हैं, और सौंठ है। ये 4-5 तरह के मसालों को बना। और जैसे ये गुड़ है तो इसके रिस्पांस मिलते होंगे आप लोगों को, हाँ, कि मतलब कि ये फायदेमंद है, या लोग बाग रिस्पांस देते, किस तरीके के रिस्पांस मिलते हैं? हमारे गुड़ अभी तक मुझे लगता है भारत के लगभग सभी राज्यों में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो चिकित्सक हैं, और वो कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, और बहुत सारे लोग हैं, वो हमको इसकी समय समय पर रिपोर्ट्स देते रहते हैं। जैसे भोपाल में एक वयोवृद्ध है, महिला हैं, वो शुगर की पेशेंट है, उनको मधुमेह की बीमारी है, तो उन्होंने मेथी का गुड़ बनवाया हमसे, तो हमने बना के दिया। तो उन्होंने अगली बार कहा मेथी की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ाओ, तो हमने थोड़ा सा और बढ़ाया उसमें मेथी का। उन्होंने कहा थोड़ी सी और बढ़ाओ, तो हमने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो उनको तो पसंद आया। बाकी लोगों ने कहा कि तुमने मेथी का गुड़ कड़वा कर दिया। तो फिर हमने उनके हिसाब से थोड़ा सा अलग बनाया,
अलग से, और बाकी के लोगों के हिसाब से मेथी के गुड़ को मैं थोड़ी सी मेथी कम की, जितने हमने बीच में रखी थी। तो हमको इंग्रेडिएंट्स का भी पता चलता रहता है ऊपर नीचे करने का, और दूसरी चीज लोगों का रिस्पॉन्स आता है। तो उनका ये रिस्पॉन्स था कि वो मीठा नहीं खा रही थी कई सालों से, क्योंकि उनको डर लगता था कि उनकी शुगर फ्लक्चुएट कर जाएगी, ऊपर बढ़ जाएगी। तो इसमें जब उन्होंने मेथी का गुड़ खाया तो उनका 1 महीने के बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि मुझे जो डर था वो तो मेरा दूर हो गया, लेकिन मेरी शुगर अब स्टेबल रहने लगी है। क्योंकि अब इसमें हो सकता है इसकी वजह ये हो कि मेथी के जो हमारी प्रक्रिया है तो वो बहुत ज्यादा टफ रहती है। हम मेथी को गाय के दूध में फुलाते हैं पहले, फिर उसको छांव में सुखाएंगे, फिर उसको घी के साथ भूनेंगे, फिर उसको बारीक करेंगे, फिर उसको गुड़ में डालेंगे। तो इस सारी की सारी प्रक्रिया से निकलने में वैसे ही मेथी एक बहुत ही अद्भुत औषधि होती है। तो गुड़ के साथ मिलके फिर उसने अपना और अच्छा वो कमाल किया। तो ये मधुमेह के लोगों को बहुत पसंद आ रही है मेथी, हम लोग खुद इस्तेमाल करने लगे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर ये जो डिब्बे में रखा हुआ है ये गुड़, ये है तिल का गुड़, और ये तिल का जो गुड़ होता है, तिल काफ़ी फायदेमंद होती है सेहत के लिए। तो इसकी क्या प्रोसेस है, ये इसमें क्या क्या अलग से स्पेशल लगाया जाता है? जी, ये तिल भी अब हम जैविक तरीके से जो जंगलों में उगाते हैं वहाँ से ही तिल मंगाते हैं। तिल को साफ करके उसको भूना जाता है। भूनने के बाद जब कढ़ाई से गुड़ निकाल लिया जाएगा उसके बाद उसमें मिला के और सांचों में ढाल दिया जाता है। सर्दियों में तिल के गुड़ की बहुत डिमांड रहती है और बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं, तो सर्दियों में खूब चलता है तिल का गुड़। अच्छा, ये जो है पैकिंग है इनकी, तो ये पैकिंग जो किस प्रक्रिया से की जाती है मार्केट में सेल करने के लिए? ये असल में हम लोग इसमें 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। एक तो हम वर्जिन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हमारी जो कंपनी है जहाँ से हम सामान मंगाते हैं, पैकमैन करके, दिल्ली की। दूसरा हम जो ये पैकेट इस्तेमाल करते हैं 100 माइक्रोन से ज्यादा के होते हैं, फूड ग्रेड होते हैं सारे के सारे। तो जैसे जब उसमें से सांचे में से गुड़ निकल आता है तो उसके बाद हम उसको एक कैरेट में रखते हैं जिससे कि वो चारों तरफ से हवा खा जाए और वो एकदम इस लायक हो जाए कि हम उसको इसमें बंद करें तो उसमें कोई भी स्टीम ना आए, भाप ना आए। और जब उसमें से काफी देर रखने के बाद फिर हम इसको अपने पैकिंग रूम में भेज देते हैं, जहाँ पे हमारी पैकिंग की टीम होती है, वो इनमें लगा देगी। इसके अंदर उन्होंने गुड़ रखा, इसका वेट किया, इसका गुड़ रखा, रैपर लगाया, फिर इसके अंदर एक जिपर है, इसको जिप किया। और इसके बाद जिपर के बाद भी क्या है कि कई बार रास्ते में ट्रांसपोर्ट में या पार्सल जाता है कुरियर से, उसमें खुलने के डर, तो ये हमने इसको सील कर दिया यहाँ ताकि इसमें नमी ना आए। अब आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं पूरे को और फिर जिपर के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी पैकिंग है। और हमारा जो राव की पैकिंग है ये भी हमारा ग्रेड 1 ग्लास है, ये हम फिरोजाबाद से मंगाते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। और इसमें हम ग्लास में ये राव की पैकिंग करते हैं, घी की पैकिंग करते हैं। और ये भी डब्बे हैं इस तरीके के। ये सारे की सारे जो हमारा पैकिंग का मटेरियल जो तरीका है वो सबसे अलग अलग है, अलग अलग पैकिंग करते हैं। जी बिल्कुल अलग अलग के। उसमें एक और वजह है इसकी कि ऐसे किसी को आधा किलो में चाहिए, किसी को 1 किलो में चाहिए। अब और किसी को ऐसा पैकेट चाहिए कि किसी को गिफ्ट करना, किसी को ऐसा चाहिए कि नहीं हमको तो ऐसा दो कि वो हम घर में खोलें और उसी में खाएं, उसी में रख दिया करें। तो उसके लिए हमने अभी ये डब्बे शुरू किए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। दर्शकों, मैं बता दूं इस अभियान के तहत लोगों, ये जो अभियान है इसमें लोगों को जागरूकता फैलाना है ताकि कोई भी गरीब किसी के आगे ना झुक सके। और इसके अंतर्गत छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा व्यापारी इस योजना का लाभ उठा सकता है। और मैं एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत योजना की ऑफिशियल जो वेबसाइट है लॉन्च कर दी गई है। नागरिक खुद को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकता है। तो सबसे पहले प्रक्रिया हम जान लें। सबसे पहले उम्मीदवार आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, फिर होम पेज खुलेगा। होम पेज में रजिस्टर को लिंक करना होगा और फॉर्म खुल जाएगा। आप इससे आवेदन भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो अरविंद जी और रामदीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आए और ढेर सारी हमारे दर्शकों को प्यारी प्यारी जानकारी दी।
तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में आपने हमारे किसान भाइयों से मुलाकात की जो गन्ने की खेती करते हैं और साथ ही साथ गन्ने का उत्पादन करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। हम भी प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कर कच्चे मालों को, उनका वस्तुओं का निर्माण कर बाजार में बेच सकते हैं और स्वयं को आत्मनिर्भर कर सकते हैं। और आओ हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।